हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आती है जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज जो हमारे एमसीक्यू होने वाले बड़े ही इंटरेस्टिंग है। मैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। अगर आप विश्वास ही माने तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ओके, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। याद रखिए, हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 66 है, मतलब ऑलरेडी 65 लेक्चर्स आ चुके हैं। मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। आप पुराने भी, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब के भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आप ऐप भी डाउनलोड कर लें हमारा, दैट इज देवाशीष क्लासेस। यहां पर आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर सीरीज है। ओके, तो चलिए, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आपको हमारी टेस्ट सीरीज से लेकर एवरी प्रोग्राम आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग आज के। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑफकोर्स आप देख रहे हैं फार्म बिल बड़ा न्यूज में है, फार्म लॉ को अभी रिपील कर दिया गया है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर न्यूज में है। उसी को लेते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन आज एग्रीकल्चर से रखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है पीडीएस के रिगार्डिंग, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, उसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, लेट्स सी इट आउट। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेयर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द पीडीएस। मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, याद रखिएगा, उसको दोनों ही रेगुलेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। पहला स्टेटमेंट है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज आप मेरे इकोनॉमिक्स के मेंस के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है अपनी ऐप की, वहां पे मैंने पूरा पीडीएस समझाया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें मतलब जहां से आपने सुना होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहां से प्रोक्योर करती, वहां से लेके आप राशन शॉप से जहां पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं फूड आइटम्स, ये पूरा पीडीएस कहलाता है, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रेन्स टू द कंज्यूमर थ्रू द नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप मतलब राशन शॉप। ओके, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो पहला सेकंड स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है, याद रखिएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि फूड ग्रेन्स को, याद रखिए, राशन शॉप के थ्रू प्रोवाइड करना, किसको? बेनिफिशियरीज को, जिन लोगों को जरूरत है उनको प्रोवाइड करना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, याद रखिएगा, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो रिक्रूट कर, प्रोक्योर करता है, याद रखिएगा, फूड ग्रेन्स को, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता है, रिमेंबर। और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसको देना है, उसके बाद किन बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करना है, हु आर द बेनिफिशियरीज, वो राशन शॉप के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज बोथ 1 and 2। इसको जरूर पढ़ें, मैंने यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही मैंने आपको बता दिया है, रिमेंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इशू प्राइस क्या होता है? फूड ग्रेन में एक टर्म है, आप इसको कहीं सेंट्रल इशू प्राइस को पढ़ेंगे, कहीं इशू प्राइस पढ़ेंगे। ओके, ये फूड ग्रेन्स में क्या होता है? इशू प्राइस ऑफ फूड ग्रेन का मतलब क्या है? मैं आपको पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि प्राइस एट विच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एफसीआई, सेल्स इट्स फूड ग्रेन्स, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन, उसको कहते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। थर्ड है एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ अ फूड ग्रेन, इसको कहते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। ये तो लीस्ट अमंग ए एंड बी, मतलब इन दोनों में जो सबसे कम होगा उसको कहते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। ओके, अगर आपने पढ़े होंगे मेरे लेक्चर्स तो उसमें सेंट्रल इशू प्राइस तो मैंने बताया हुआ है, रिमेंबर। और अगर बेसिक डेफिनेशन में आपको मैं अगर बताऊं तो याद रखिएगा, जैसे सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, उसमें हम लोग को, बेनिफिशियरी को, आपको देखा होगा 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, मतलब बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे आपको फूड आइटम्स मिल रहे हैं, फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं। 3 रुपए का चावल, 2 रुपए का गेहूं, ऐसा करके फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो प्राइस है ना, जिसपे आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, और ऑफकोर्स उन बेनिफिशियरीज को मिल रहा है ये चीज, रिमेंबर। तो ये होता है सेंट्रल इशू प्राइस, रिमेंबर। मतलब जिस प्राइस में हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज, रिमेंबर। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, रिमेंबर, वो उस अमाउंट पे किसको प्रोवाइड करती है? स्टेट गवर्नमेंट को। ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट पे जो उनके कोल्ड स्टोरेज चेन है या तो गोडाउन्स हैं, रिमेंबर, वहां पर रखा जाता है, फिर वहां से राशन शॉप तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से पब्लिक ले पाती है, रिमेंबर। तो याद रखिएगा, सेंट्रल इशू प्राइस का करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, द प्राइस एट विच एफसीआई सेल्स इट्स फूड ग्रेन्स। याद रखिएगा, तो मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर कितने महंगे में कर रही है? लेट अस सपोज 15 रुपए केजी चावल प्रोक्योर कर रही है फॉर एग्जांपल, किससे? फार्मर से। मतलब फार्मर को इतना ज्यादा पे कर रही है, 15 रुपीज केजी, रिमेंबर। बट वो सेल कितने में कर रही है? मतलब ऑफकोर्स दे कितने, अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी जाकर ले लेगा, ऑफकोर्स वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो उनके राशन शॉप्स हैं, रिमेंबर, वहां पर उनको किस रुपए में दे रही है? फॉर एग्जांपल
₹2 kg, रिमेंबर। तो आप देखेंगे 15 रुपए में खरीदा और ₹2 में बेच दिया, मतलब 13 रुपए का तो नुकसान सहना पड़ा किसको? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। और यही 13 रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड करती है, मतलब ये कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी, रिमेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल पे करेगी। तो इसी को कहते हैं हम सब्सिडी। 13 रुपए की सरकार ने सब्सिडी दे दी। आप तो ₹2 में ही बेचो और महंगा खरीदो, मतलब जो फार्मर्स है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा मिलना चाहिए और जो गरीब है उनको सस्ते से सस्ते में प्रोवाइड करना चाहिए। तो यार देखिए ये जो प्राइस है ना ₹2 kg, ये है आपका सेंट्रल इशू प्राइस। तो रिमेंबर एट द प्राइस एट विच FCI सेल्स इट्स फूड ग्रेन्स, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये याद रखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, फसाई कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लोग ऐसा बात करते हैं। ओके अब इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑफकोर्स फूड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर हो सकता है, मे बी। पहला स्टेटमेंट है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिमेंबर, जो कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है, मतलब इसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती होगी, यहां तो लिखा है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको बताना है कौन सी बॉडी है। सब में पढ़ा है, पॉलिटी तो पढ़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं। क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? पहले बात तो ये। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ठीक है, दोनों चीज पता है। यस इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, याद रखिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही है, याद रखिएगा। फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, फूड सेफ्टी को रेगुलेट करना, उसके रिगार्डिंग ये बॉडी डील करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 ओनली, याद रखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखिए 2006 में इसके लिए एक्ट पास हुआ, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखें, 2006 में इसके लिए एक्ट पास हुआ है, ओके। और फैमिली हेल्थ वेलफेयर के अंदर आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम माल की बात करते हैं, फ्राइट जिसको आप कहते हैं, रिमेंबर। तो मोस्ट फ्राइट ट्रैफिक इज प्रेजेंटली हैंडल्ड बाय, मतलब मैक्सिमम जो माल होता है, रिमेंबर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस हम जो फ्राइट ले जाते हैं, रिमेंबर, जैसे आप देख रहे होंगे ट्रेन में ले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्राइट किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहा है? ऑप्शन है रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू या एयरवेज के थ्रू। आपको पता है मैक्सिमम हमारे यहां ट्रांसफर, इंडिया की अगर बात करूं तो फ्राइट जो ट्रैफिक है, पैसेंजर ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्राइट ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, किसके थ्रू जाता है? तो आप यहां पर आपने डायग्राम देख लिया होगा रेलवे का, आप लोग रेलवे मार्क कर रहे होंगे आंसर, बट रेलवे नहीं है, खास बात याद, इसका करेक्ट आंसर है रोडवेज, रिमेंबर। दिस इज, मतलब सबसे एफिशिएंट होना चाहिए रेलवे और रेलवे से जाना चाहिए, बट आज के डेट में रेलवे में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, याद रखिएगा, कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर नहीं है, जिसके रोडवेज ने ज्यादा ले रखा है, रिमेंबर। तो अराउंड 57% में अगर आपको बताऊं, जो याद रखिएगा, अगर हम बात करें फ्राइट का, रिमेंबर, जो माल जाता है, रिमेंबर, तो 57% शेयर रोडवेज का है, जबकि रेलवेज का ओनली 36% है, ये आपको याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं वाटरवेज इन सब का तो बहुत ही कम है, रिमेंबर, ठीक है। एयरवेज से तो इतना वैसे भी नहीं जाता, आपको ही पता होगा, बट याद रखिए सबसे ज्यादा किसका है? दैट इज रोडवेज, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th, ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, देखिए मैंने फ्राइट फिर से पूछ लिया, जिसमें एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसमें रेलवेज को हमें बढ़ाना है। तो रिमेंबर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, रिमेंबर, जिसमें माल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक बन रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, 2 फ्राइट कॉरिडोर है, बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने उनका डायग्राम भी बना रखा है, तो आप देख रहे होंगे ये ईस्टर्न वाला है और ये वेस्टर्न वाला है, रिमेंबर। तो आपसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो 5 स्टेट से पास करेगा और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो 6 स्टेट से पास करेगा, रिमेंबर। मतलब एक अलग से ही रेलवे का रूट बना दिया जाएगा जिसमें सिर्फ याद रखिएगा रेलगाड़ी चलेगी जिसमें फ्लाइट रहेगा, रिमेंबर, मतलब माल रहेगा, रिमेंबर, मतलब मालगाड़ी इसको आप कहते हो, सिर्फ वो मूव करेगी। बहुत अच्छी बात है, मतलब वरना आजकल क्या होता है, जिसमें पैसेंजर जा रही है उसी में फ्लाइट ट्रेन जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लाइट को रोक देते हैं और पैसेंजर जाती है, तो इसकी वजह से जो गुड्स बहुत लेट पहुंचता है, रिमेंबर। तो उसके लिए दो कॉरिडोर बन रहे हैं। आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अब आप कैसे बताएंगे किस कॉरिडोर से किस कॉरिडोर, मतलब कितने स्टेट्स पास हैं, रिमेंबर। मैं बता दूं दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, जिसको नहीं पता चलिए मैं आपको याद करा देता हूं। ईस्टर्न आप देख सकते हैं इस साइड में है, ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। ईस्टर्न जो है वो पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक है, रिमेंबर। और पंजाब में अगर आप देखेंगे, मैं बता दूं, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, यूपी आएगा, ये 3 स्टेट हो गए, ठीक है। फिर आएगा बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो मतलब 6 स्टेट्स है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर में। अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं तो वो आपका यूपी से लेके महाराष्ट्र है, ओके। उसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे, यूपी आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा,
राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा और महाराष्ट्र आ जाएगा। तो देखिए 5 स्टेट्स हैं यहां पर, रिमेंबर। तो यहां पर 5, यहां पर 6 स्टेट्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर लिख भी दिया एक्सप्लेनेशन, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रिमेंबर। कहां से कहां कनेक्टिंग पॉइंट है ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर मैं बात कर रहा हूं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, तो पंजाब से वेस्ट बंगाल, मतलब लुधियाना से धानकुनी तक, धानकुनी प्लेस है वेस्ट बंगाल में, वो कनेक्ट करता है। और अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, मतलब महाराष्ट्र मुंबई से कनेक्ट करता है दादरी, जो कि यूपी में है, रिमेंबर। इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कनेक्टिंग पॉइंट क्या है और कितने स्टेट्स हैं। ईस्टर्न वाले में ज्यादा स्टेट्स हैं 6 और वेस्टर्न वाले में 5 स्टेट्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा टर्म आप न्यूज में सुनेंगे, आप कभी गूगल आउट भी करके देखें, हमेशा न्यूज स्विफ्ट कोड। ओके, ये स्विफ्ट कोड हम जो न्यूज में सुनते हैं किससे रिलेटेड है, ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन बहुत फ्रेम करता है कि स्विफ्ट कोड न्यूज में ये क्या है। रिमेंबर ऑप्शन है इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, पेमेंट गेटवे सिस्टम, ओके, क्विक टू प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ओके, और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना स्विफ्ट कोड है क्या। अब नहीं पता होगा तो डी नन ऑफ द अबव भी लगा सकते हैं आप आंसर, ठीक है। बट स्विफ्ट कोड मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता है तो इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, याद रखिएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इस पर बहुत डिबेट चलती रहती है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं आपका टाइम हो। फुल फॉर्म में बता देता हूं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है। और ये एक तरीके से सिक्योर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द बैंक्स, रिमेंबर। तो स्विफ्ट आपको याद रखना, स्विफ्ट कोड बहुत न्यूज में रहता है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया और इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से इसका लेना देना है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर आप देख रहे होंगे हम इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप सोचेंगे सर इसके बारे में, कोर्स के बारे में पढ़ना है, पूरी स्टडी करनी है बेसिक इकोनॉमिक्स की, तो मैं आपको कहूंगा एक बार मेरा ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर अभी 2022 का प्री और मेंस होने वाला है, रिमेंबर। 23 का भी मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप उस कोर्स को जरूर देखें। ऑनलाइन कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, रिमेंबर। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे कोर्सेज। ऐप पे इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर एग्जाम स्टार्टिंग से प्रिपेयर करनी है तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत ही जरूरी है, रिमेंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज टाइप ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज दैट आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा कौन सी कंपनीज रेगुलेटेड नहीं है, ये पूछा गया, रिमेंबर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, चिट फंड कंपनीज में किसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू दैट। इंश्योरेंस कंपनी, आपने आईआरडीए सुना होगा, वो रेगुलेट करती है, तो इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑफ कोर्स इसको भी रेगुलेट आरबीआई नहीं करती। इसको अगर मैं बताऊं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो यार कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो रेगुलेट करता है। कौन? नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है, और इसको मैंने बता दिया आईआरडीए रेगुलेट करता है। वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज की बात तो इसको सेबी रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? सेबी, रिमेंबर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और चिट फंड कंपनीज को ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट्स, और कुछ निधि कंपनीज होती है जिसको याद रखिए कि एस्टैब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, रिमेंबर, वो इसको रेगुलेट करते हैं। मतलब ये चारों को ही आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी 1, 2 एंड 3, 4। वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहां देखिए उसका डिटेल्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, रिमेंबर, ठीक है। तो निधि कंपनीज मैंने लिख भी दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निधि कंपनीज को बनाती है, रिमेंबर, जो कि चिट फंड्स को भी रेगुलेट करते हैं, रिमेंबर। बट इन चारों को, रिमेंबर, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं रिगार्डिंग एनएनपी। इकोनॉमिक्स की बात हो तो एनएनपी की जरूर बात होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, रिमेंबर। अब उसका यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिमेंबर। पहला है एनएनपी जो है वो ऑब्टेन्ड होता है अगर आप जीएनपी में डिप्रिसिएशन हटा दें, ठीक है। अभी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा, नेशनल इनकम के चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जीएनपी में डिप्रिसिएशन में हटा दूं तो क्या एनएनपी आ जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा एनएनपी एट मार्केट प्लेस, इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया भी है नेशनल इनकम किसको कहते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है, प्लीज आप एक बार इकोनॉमिक्स से लेक्चर देखिए, बहुत बेसिक मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक बार आप लेक्चर जरूर देखें। ये गलत स्टेटमेंट है, फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, ओके। और पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है, पहला सही है। अगर जीएनपी पे आप डिप्रिसिएशन हटा देंगे तो एनएनपी आपको मिल जाएगा, रिमेंबर। और ये ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है, 1 ओनली। एक बार आप जरूर लेक्चर्स देखें, बहुत इजी क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। जो लेक्चर्स देखा होगा बहुत आसानी से इसका आंसर बता भी पा रहे होंगे, ओके। तो करेक्ट आंसर इट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी द टर्म फॉर एस्टैब्लिशमेंट हैविंग फॉर्मल एग्जिस्टेंस, जिसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस है बट विथ क्लोज टू नो ऑपरेशन, बट यहां कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है।
और एसेट, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई एसेट नहीं है इस चीज का, इसको हम क्या कहते हैं? मतलब वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, फॉर्म एग्जिस्टेंस है, बट रिमेंबर उसके यहां कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई एसेट नहीं है। रिमेंबर इसको हम घोस्ट कंपनी कहते हैं, सिक इंडस्ट्री कहते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं, टैक्स हेवन कहते हैं। अब कुछ लोग इस टर्म को सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे या कुछ लोग क्लियर हो रहे होंगे, वो लोग टैक्स हेवन की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज शेल कंपनीज, या इसका दूसरा नाम है घोस्ट कंपनीज। रिमेंबर ऐसी कंपनीज जो बनाई तो जाती हैं बट ना उनके एसेट होते हैं ना उनका ऑपरेशन होता है, सिर्फ याद रखिएगा अपने टैक्स को बचाने के लिए। रिमेंबर बड़ी बड़ी जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां पर इन शेल कंपनीज का कंस्ट्रक्शन होता है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है शेल कंपनी और घोस्ट कंपनीज के बारे में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रिमेंबर इनको हम घोस्ट कंपनी या शेल कंपनीज भी आप कह सकते हैं। रिमेंबर ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। बाकी मैंने अगर आप पढ़ेंगे मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर में डीटीए वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की मैं बात करूं, पूछा गया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है, वाटरशेड मूवमेंट रहा है इंडियन बैंकिंग के लिए। ओके वो किस चीज से कोइंसाइड करता है, मतलब उस टाइम पर ये एक्टिविटी भी हुई है। मैं बता दूं नेशनलाइजेशन आज तक 2 बार हुआ है, एक हुआ 1969 में, ओके, और एक हुआ 1980 में। ओके यहां पर 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, यहां 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। ओके अब पूछा इस टाइम पर और हिस्ट्री में कौन सा इवेंट हुआ है। पहला ऑप्शन है आरबीआई फाउंड हुआ है, नबार्ड फाउंड हुआ है, ओके, अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, या नन ऑफ द अबव। आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके अब आपको इनके ईयर पता हो तो आप बता सकते हो। नबार्ड तो 1982 में बना है, तो देखिए इससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है। आरबीआई सबको पता है 1935 में बना है, तो अगेन इससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसको नहीं पता है, 1948 में मैंने पढ़ा रखा है, 1948 में आपकी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो तीनों कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज नन ऑफ द अबव। रिमेंबर सो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह मैंने क्वेश्चन बताया आपको। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, आपने देखे होंगे 10 क्वेश्चंस मैंने बताए। ओके और अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 24 अप्रैल को पेपर है, तो उसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा नए पैटर्न का सिलेबस है, आपको इसके हम डिटेल्स हमारे एप्लीकेशन प्लस हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा एग्जाम क्रैक कराने के लिए आपको गाइडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई अगर 40% अगर इंपॉर्टेंट है तो 60% गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ऐसा आप नहीं कह सकते सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिना गाइडेंस के बहुत डिफिकल्टीज आती है। आप हो सकते हो बहुत इंटेलिजेंट हो अपने सब्जेक्ट्स के लिए, बट रिमेंबर बिना गाइडेंस के डिफिकल्ट होगा आपको एग्जाम क्रैक करना। ओके और यहां पर हम गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आप हमारे कोर्स इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि इसमें ये बेनिफिट्स हैं। ओके और अगर आपने 10 क्वेश्चन देखे होंगे, आपको पता चला होगा किस तरह हर एंगल से हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कवर किए, जो भी न्यूज में है ओके उनको भी कवर किया। और अगर आप देखिए हर दिन अगर आप 10 क्वेश्चंस ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां और भी बैकग्राउंड में बहुत क्वेश्चंस कवर होते हैं, तो आपके कमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी। ओके कोई डाउट क्वेरी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट रीड करते हैं। रिमेंबर और अगर इन 10 क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझा है आपने, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिसमें आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। पीडीएफ आपको हमारे लेक्चर्स की अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।